नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भारत के संविधान का जो प्रारूप है वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार की जाती है, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को की जाती है, जिसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो इसका अध्यक्ष रहता है, और दूसरा अध्यक्ष कौन था, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा बात करेंगे दोस्तों तो गोपाला स्वामी अयंगर। चौथा मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा के.एम. मुंशी। छठा था एन. माधवराव जो बी.एल. मित्तर के स्थान पर आया था स्वास्थ्य खराब होने के कारण। और छठा और आखिरी सदस्य कौन थे, तो वो थे बच्चों टी. कृष्णामाचारी। वो किनके स्थान पर आए थे, तो डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे, जिनका निधन हो गया था, देहांत हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष 30 अगस्त 1947 को बने थे, क्योंकि हमारे प्रारूप समिति का जो गठन होता है वो 29 अगस्त 1947 को होता है, और एक दिन बाद प्रारूप समिति के सदस्यों के ही द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इन सारी बातों का चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। उसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना था कि प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रारूप संविधान का जो प्रारूप है वो 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत कर दी जाती है। तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों पढ़ ली थी। आगे हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हमारे संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, जिनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हमारे संविधान निर्माण में उनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखना है कि बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसे तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। जो बी.एन. राव थे वो संविधान सभा का एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे, एडवाइजरी के रूप में कार्य कर रहे थे, ना कि वो संविधान सभा के सदस्य थे। तो कई बार एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इस तरह का कि बताइए इनमें से कौन सा सदस्य संविधान सभा के इनमें से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन नंबर डी बी.एन. राव। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी.एन. राव। तो बी.एन. राव के बारे में बात करेंगे। तो बी.एन. राव के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि इनका पूरा नाम जो था वो बेनेगल नरसिम्हा राव था। दूसरा याद रखना है कि यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तीसरा याद आपको ये रखना बच्चों कि यह जो है वो भारत के संविधान निर्माण से पहले म्यांमार के संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा भारतीय संविधान के अलावा और किन देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, म्यांमार के संविधान में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आपको इनके बारे में याद रखना बच्चों कि ये जो है वो भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है वहां भारत की ओर से बनने वाला पहला जज था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो वो कौन थे, हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। बच्चों अभी तक टोटल 4 भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये जज बन चुके हैं। तो कौन कौन, तो सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, बी.एन. राव। उसके बाद कौन बने बच्चों,
तो नेक्स्ट था RS पाठक। तीसरा कौन था? तो तीसरा था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और चौथा और आखिरी कौन थे? वो थे डॉक्टर दलवीर भंडारी। तो ये 4 व्यक्ति है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जज रह चुके हैं। हम लोगों को पता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो जज होते हैं उसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों, ये BN राव जो थे वो कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपनी कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि BN राव के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहला, इन्होंने म्यांमार के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी, यह कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह भारत के संविधान सभा का सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी, यह भारत के संविधान का संवैधानिक सलाहकार थे। ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह भारतीय संविधान सभा का सदस्य थे। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यह संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, इसलिए यही आंसर असत्य है। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देखा। आइए देखते हैं एक बार। तो BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसे तत्कालीन वायसराय जनरल लॉर्ड माउंट बेटन, किसके द्वारा? लॉर्ड माउंट, 1 मिनट हो तो यहाँ लॉर्ड माउंट बेटन द्वारा 1946 में, कब? 1946 में संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे? BN राव को। तो BN राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसने नियुक्त किया था? तो उस समय के जो तत्कालीन उस समय जो थे वो कौन थे? तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय, तो वो थे लॉर्ड माउंट बेटन, इनके ही द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, म्यांमार के संविधान निर्माण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हम लोगों ने पढ़ चुका है। नेक्स्ट, BN राव भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले भारतीय थे। कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट, अभी तक 4 भारतीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज रह चुके हैं। कौन कौन? पहला BN राव, सेकंड RS पाठक। सेकंड कौन थे? RS पाठक। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और नेक्स्ट डॉक्टर दलवीर भंडारी। इन्होंने कश्मीर में प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इन्होंने कश्मीर में प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो काफी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी काम किए, इनसे तो हम लोगों को ऐसे भी पता लग जाता है कि कोई आम व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा बड़ा कार्य को अंजाम दे ही नहीं सकता। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज होना कोई आसान काम तो था नहीं। उसके बाद दोस्तों 2 देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। उसके बाद बच्चों कश्मीर में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना, इसका मतलब काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बात भी की थी कि पूरे के पूरे संविधान सभा में यदि कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो कानून के बारे में सबसे ज्यादा समझ रखता था, तो 1 नंबर में तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और उसके आसपास के नॉलेज या कोई उनको थोड़ा बहुत टक्कर दे सकते थे तो हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। बाकी कोई भी व्यक्ति इन लोगों के टक्कर का नॉलेज देने वाला संविधान सभा में सदस्य नहीं था। नेक्स्ट आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो बच्चों जब हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान की निर्माण की जा रही थी तो संविधान सभा के द्वारा अलग अलग कार्य करने थे। आपको पता है दोस्तों संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, सबको अलग अलग काम करने के लिए बांट दिया गया था, क्योंकि सारे के सारे व्यक्ति यदि एक ही काम में उलझे रहते तो संविधान निर्माण में जितना समय लगा है दोस्तों उससे और हो सकता है कई ज्यादा समय लग जाता है। जब दोस्तों हमारे संविधान सभा के द्वारा अलग अलग सदस्यों को, अलग अलग सदस्यों की टीम को एक समिति बनाकर अलग अलग काम दिया गया, तब भी हमारे संविधान को निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लग गया था। यदि सभी व्यक्ति मिलकर एक ही काम करते तो समझ जाइए कितना समय और ज्यादा लग सकता था। तो दोस्तों बात किया जाए तो हमारे संविधान सभा में करीब करीब 22 समितियों का, लगभग 22 समितियों का जो है वो गठन किया गया था संविधान की निर्माण कार्य के लिए। तो उसमें से कुछ प्रमुख समितियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। तो संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो सबसे पहले बात करेंगे राज्य समिति। तो राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वार्ता समिति, तो वार्ता समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट संघ शक्ति समिति, इनके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आखिरी संघ संविधान समिति, इनके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये चार प्रमुख समितियां कौन कौन सा? राज्य समिति, दूसरा वार्ता समिति, तीसरा संघ शक्ति समिति और चौथा संघ संविधान समिति। तो ये चार प्रमुख जो समितियां थी, ये चारों के चारों समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करेंगे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति का भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति और झंडा समिति, तो संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, नियम समिति और झंडा समिति, ये चार प्रमुख समितियां जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और हमारे संविधान सभा का जो सभापति या अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनके द्वारा चार प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की गई थी। कौन कौन? संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, नियम समिति और झंडा समिति। तो ये आपको चार याद रखना बच्चों। और हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था कि संविधान सभा के द्वारा गठित की गई पहली समिति कौन थी? तो वो भी नियम समिति थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कार्य संचालन समिति, तो ये कौन थे? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। अगला प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट जो संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थे? प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। तो ये कुछ प्रमुख समितियां था जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी उस समय उसकी अध्यक्षता जी.भी. मावलंकर, कौन? जी.भी. मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर के द्वारा की जाती थी तथा संविधान निर्माण के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। इसका क्या मतलब है? तो देखिए बच्चों, हमारे संविधान सभा के द्वारा दोहरी कार्य भूमिका निभाई जाती थी। एक तरफ तो हमारे संविधान सभा जो है वो संविधान निर्माण के कार्य कर रही थी, तो दूसरी तरफ देश के विधायिका अर्थात संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। जब बच्चों हमें आजादी मिल जाती है तो आजादी के समय जो है, और जब हमारे संविधान सभा का गठन हो जाता है तो उस समय हमारे पास तो चुनाव जो होती है वो कब होती है? 1952 में होती है। चुनाव जो है 1951-52 में होती है, भारत में पहले चुनाव। उससे पहले जो हमारे यहाँ संसद के रूप में कार्य कर रही थी वो कौन कर रही थी? हमारे संविधान सभा के सदस्य ही जो थे वही संसद के रूप में भी कार्य कर रहे थे। शुरू में तो वो संविधान सभा के निर्माण भी कर रही थी और साथ का साथ संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। उसके बाद जब हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान की निर्माण कंप्लीट कर दी जाती है, उसके बाद फिर संविधान सभा का भंग कर दिया जाता है और जो संविधान सभा के सदस्य जो रहते हैं उसे संसद का सदस्य के रूप में कार्य करने को कहा जाता है, तब तक जब तक कि नए संसद का गठन ना हो जाए, नए आम चुनाव ना हो जाए। तो इसलिए बच्चों हमारे संविधान सभा जो है वो अपनी कार्य प्रणाली है वो दोहरी तरीके से निभाती थी। एक तरफ तो संविधान की निर्माण कर रही थी और दूसरी तरफ देश के विधायिका अर्थात संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए, जब हमारे संविधान सभा विधायिका या संसद के रूप में कार्य करती थी उस समय उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? तो यहां बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जी.भी. मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर के द्वारा की जाती थी। कई बच्चा फंस जाता है, जैसे संविधान सभा देखता है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आंसर करके निकल जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आंसर हम लोग तभी करना है जब पूछा जाएगा कि संविधान सभा का सभापति या अध्यक्ष कौन था। तब यदि आपको पूछ ले कि संविधान सभा जब विधायिका या संसद के रूप में कार्य कर रहे थे उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो आंसर आपका बच्चों हो जाएगा जी.भी. मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर।
आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान सभा के द्वारा विधायिका या संसद के रूप में किए गए कुछ प्रमुख कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं संविधान सभा द्वारा विधायिका के रूप में किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया था? एक सबसे पहले क्या किया गया था? 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को क्या होता है? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की जाती है, अर्थात भारत का राष्ट्रीय झंडा चुन लिया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, ये डेट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। क्यों संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया? क्योंकि उस समय संविधान सभा ही हमारे विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई विधायिका या संसद नहीं था। जब हमारे यहाँ पहले चुनाव, आम चुनाव हो गई, उसके बाद हमारे संसद का गठन होता है, इसलिए उससे पहले संसद की भूमिका हमारे संविधान सभा के सदस्यों के ही द्वारा निभाई जाती थी। नेक्स्ट 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कब? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है। बताइए हिंदी को राजभाषा, याद रखना हिंदी जो हमारी वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी हमारी डैश देकर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय भाषा है, ऑप्शन नंबर बी राजभाषा है, ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। था आपको करना है आंसर राजभाषा है। क्या है? राजभाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि आपको कोई पूछ ले कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाई गई थी। नेक्स्ट काम 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान को मान्यता प्रदान की गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। तो 24 जनवरी को क्या प्रमुख कार्य हुए? तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, उसके बाद राष्ट्रगान, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? देश का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया, अर्थात चुना गया। नेक्स्ट 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का क्या कर दिया था? विघटन कर दिया जाता है और संविधान सभा का जो सदस्य है वो विधायिका के सदस्य के रूप में कार्य करने लगती है। और कब तक कहते हैं? जब तक कि नया लोकसभा राज्यसभा जो है आपका दोस्तों संसद का चुनाव नहीं हो जाता है। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारत संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इस दिन कुल 284 सदस्य शामिल थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। उस दिन कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 284 सदस्य शामिल थे। कितना? 284 मेंबर ने संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर किया, अर्थात सिग्नेचर किया। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि बताइए संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। और सबसे अंतिम में हस्ताक्षर संविधान पर किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है हमारे राष्ट्रपति और संविधान सभा के सभापति या अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहला साइन किसका होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे लास्ट में साइन किसका होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ये आपको याद रखना है बच्चों।
तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक यदि आपको कोई यहाँ तक जितना आज हमने चर्चा किया बच्चों, यदि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल रेलवे हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।